Hello students, myself Surender, your physics teacher and you are watching Universal Education Point channel. Today's topic is common base transistor amplifier. If you like this lecture, तो इस लेक्चर के लिए एक लाइक और इस चैनल के लिए एक सब्सक्रिप्शन बनता है। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा फिजिक्स परिवार बहुत ग्रो करेगा। चलिए बात करते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूं कि आपको एम्पलीफायर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। जैसा कि हमने ट्रांजिस्टर के अंदर स्टडी किया था बेसिक्स के अंदर, कोई भी ट्रांजिस्टर यानी कि सबसे पहले मेरे को ये कहना चाहिए कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अब मेरे को ये बोलना चाहिए कि कोई भी ट्रांजिस्टर वो एनपीएन भी हो सकता है या पीएनपी भी हो सकता है। वो तीन टर्मिनल या तीन रीजन और दो जंक्शन से बना होता है। वो तीन टर्मिनल कौन से होते हैं? इमीटर, बेस, कलेक्टर। इन तीनों टर्मिनल को हमने दो पैरामीटर के ऊपर डिफाइन किया था। जो फर्स्ट पैरामीटर था वो था मेरे पास इनकी विड्थ का, और जो सेकंड पैरामीटर था वो था इनके डोपिंग लेवल का। तो जो मेरे पास फर्स्ट रीजन है या फर्स्ट टर्मिनल जो है वो क्या नाम दिया था? उसको हमने इमीटर का नाम दिया था, यानी कि इमिट करेगा। दूसरा जो नाम दिया था बेस का हमने नाम दिया था, उसकी विड्थ बहुत कम होती है। और जो थर्ड रीजन है वो था कलेक्टर। वो इमीटर में से जो चीज इमिट होगी उसको इमिट करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा, घर होगा। और घर हमें बड़ा रखना है तो उसकी विड्थ हमने क्या की थी? ज्यादा की थी। यानी कि ट्रांजिस्टर हमारा तीन टर्मिनल इमीटर, बेस, कलेक्टर यानी इन तीन रीजन से बना होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? ये तीन टर्मिनल्स के बीच में दो जंक्शन बनते हैं। जो फर्स्ट जंक्शन बनता है वो इमीटर बेस के बीच में बनता है, और जो दूसरा जंक्शन बनता है वो कलेक्टर बेस के बीच में बनता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एनपीएन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर एनपीएन की बात करूं, देखो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो एनपीएन के बीच में एन पी एन, ये एक मेरे पास पी एन डायोड बना और ये मेरे पास एक पी एन डायोड बना। और पी एन डायोड में पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ होल होता है और एन रीजन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इन दोनों रीजन्स को हम डिफ्यूज करते हैं तो इस केस के अंदर एक डिप्लीशन लेयर बनती है, और उस डिप्लीशन लेयर को ही हम क्या कहते हैं? एक जंक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। और यही पोटेंशियल बैरियर किस चीज का काम करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है। तो फर्स्ट मेरे पास जो जंक्शन बना है वो इमीटर बेस के बीच में बना है। सेकंड जंक्शन बना है वो कलेक्टर बेस के बीच में बना है। अब ट्रांजिस्टर के अंदर केवल तीन टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमें आउटपुट को नोट करने के लिए चार टर्मिनल चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है दो टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए और दो टर्मिनल हमें आउटपुट के लिए चाहिए। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर तो केवल तीन टर्मिनल है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो क्या करना पड़ा? यहाँ पर हमें एक टर्मिनल को कॉमन बनाना पड़ा, और उस कॉमन को हमने क्या किया? उसको इनपुट में भी यूज किया और उसको आउटपुट में भी यूज किया। और उस जिस भी टर्मिनल को मैं कॉमन करूंगा उस टर्मिनल को हम क्या कर देंगे? ग्राउंडेड कर देंगे, यानी कि उसको लोअर पोटेंशियल के ऊपर रख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने बेस को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया, और बेस को मैं इनपुट के अंदर भी यूज करूंगा और बेस को मैं आउटपुट के अंदर भी यूज करूंगा।
यानी कि इसको मैं लोअर पोटेंशियल पे रख दूंगा, ग्राउंडेड कर दूंगा। तो हमारे पास इसको नाम दिया गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर की अभी हम बात करेंगे। तो हम पहले स्टेप पर पहुंच चुके हैं। अब सेकंड कंडीशंस के ऊपर जा रहा हूं मैं। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कोई भी ट्रांजिस्टर 3 रीजन के अंदर वर्क करता है, यानी कि उसके 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के। जो पहला मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो होता है कट ऑफ रीजन का, दूसरा होता है एक्टिव रीजन का, और तीसरा होता है सैचुरेशन रीजन का। मींस ट्रांजिस्टर 3 रीजन के अंदर वर्क करता है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर किसके अंदर वर्क करे, एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करे। और एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाने के लिए ट्रांजिस्टर को हमें क्या करनी पड़ती है, बायसिंग करनी पड़ती है। और बायसिंग भी कैसे करनी पड़ती है, जो ये इस सर्किट, इस ट्रांजिस्टर का हमारे पास जो पहला जंक्शन है, यानी कि मैं ये बात करूं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो इमीटर बेस जंक्शन है, उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा। यानी कि जो ये इमीटर बेस सर्किट जो है इस एम्पलीफायर का, उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा। और फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और फॉरवर्ड बायस कैसे बनता है, अगर ये मेरे पास N है तो N को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देना पड़ेगा और P को पॉजिटिव टर्मिनल देना पड़ेगा। यहां पर अगर ये मेरे पास N है तो ये मेरे पास इसका इनपुट सर्किट है इस एम्पलीफायर का, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। ये इमीटर बेस दैट इज द इनपुट सर्किट एंड कलेक्टर बेस दैट इज द आउटपुट सर्किट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाने के लिए इमीटर बेस जंक्शन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इमीटर बेस रीजन को हमें फॉरवर्ड बायस बनाना पड़ेगा। और फॉरवर्ड बायस किससे बनाया हमने, इस सप्लाई की हेल्प से बनाया, इस पावर सप्लाई की हेल्प से बनाया। और इस पावर सप्लाई को मैं क्या नाम दे रहा हूं, VEE। अब आप कहेंगे इसको हमने VEE का नाम क्यों दिया, क्योंकि मैंने इस इमीटर को क्या बनाया है, फॉरवर्ड बायस बनाया है बाय द हेल्प ऑफ दैट पावर सप्लाई VEE। यानी जो ये इमीटर है मेरा N है तो मैं इस नेगेटिव से कनेक्ट किया है, इस पॉजिटिव को मैंने P से कनेक्ट कर दिया है। तो मेरा ये इनपुट सेक्शन जो है वो क्या बन चुका है, फॉरवर्ड बायस बन चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं आउटपुट सेक्शन की। तो आउटपुट सेक्शन हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवर्स बायस बनाना पड़ेगा। रिवर्स बायस का मतलब अगर मेरा N है तो उसको बैटरी का पॉजिटिव देना पड़ेगा और P को मेरे को बैटरी का नेगेटिव देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आउटपुट सेक्शन को हमने रिवर्स बायस बनाया विद द हेल्प ऑफ, किससे बनाया, बैटरी से बनाया, पावर सप्लाई से बनाया, VCC। इसको मैंने VCC क्यों नाम दिया, क्योंकि मैं कलेक्टर को क्या कर रहा हूं, रिवर्स बायस बना रहा हूं। कलेक्टर को मैंने क्या बना दिया, रिवर्स बायस बना दिया, विद द हेल्प ऑफ द बैटरी बना दिया, और उस बैटरी का क्या नाम दे दिया, VCC नाम दे दिया। ये मेरी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करवाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बायसिंग करनी पड़ेगी। और बायसिंग भी हमें ऐसे करनी है, इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है, आउटपुट सेक्शन को हमें रिवर्स बायस बनाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चलते हैं तो जो हमने क्या देखा है, इस इनपुट सेक्शन का कोई ना कोई रेजिस्टेंस है और आउटपुट सेक्शन का कोई ना कोई रेजिस्टेंस है।
इनपुट सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर बहुत कम बनती है, अगर मैं थोड़ा सा भी सप्लाई दे दूं, थोड़ा सा सर्किट के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड कर दूं, थोड़ा करंट फ्लो करवा दूं, थोड़ा सा वोल्टेज दे दूं, तो एकदम से करंट फ्लो करता है। यानी कि जर्मेनियम के केस में तो मैं बार बार बोल रहा हूं 0.3 वोल्ट होता है डिप्लीशन लेयर, और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। तो यहां पर इस केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर होगा, और ये पोटेंशियल जो बैरियर है ये वेरी लो होता है। इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई नहीं होगा, वो लो होगा। यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं नोट कर रहा हूं, इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं इनपुट रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं आर आई से, और उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, 30 ohms टू 50 ohm कितनी होती है। और ये क्या होती है, ये लो होती है, हाई नहीं होती है। तो इनपुट रेजिस्टेंस आर आई जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। आउटपुट जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये मैंने क्या बना रखा है, आपको अभी बताया, ये जंक्शन मैंने क्या बना रखा है, रिवर्स बायस बना रखा है, रिवर्स। ये मेरे पास फॉरवर्ड बायस था। अगर मैंने यहां से इसको इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है, देखो इसको, ये एन नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये फॉरवर्ड बायस बन गया, और ये रिवर्स बायस, ये पॉजिटिव, ये मेरे पास एन है तो इसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास रिवर्स बायस बन गया। तो रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो करता है, तो करंट को कोई अपोज करने वाला है। तो इसका मतलब डिप्लीशन लेयर जो है, यहाँ पर आउटपुट जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको मैं आर नोट से डिनोट कर रहा हूं, और उसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट वो 50 किलो के अंदर होती है, किलो ओम के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, लो नहीं होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। तो मेरे पास कुछ कंडीशंस बन रही हैं, यानी कि जो मेरे पास सर्किट इज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या बनी है, मेरे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। अब जब ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो मेरे को पता है ये इमीटर करंट यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इमीटर करंट ऐसे फ्लो करेगा, बेस करंट ऐसे, कलेक्टर करंट ऐसे। तो यहाँ पर ये इमीटर करंट ये यहाँ पर इसके ऊपर दो पार्ट में डिवाइड होगा, कलेक्टर की साइड और ये इधर और ये इधर। तो यहाँ पर इमीटर करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड कंडीशन, ये मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ। तो इमीटर करंट क्या होता है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, इमीटर करंट दो में टूटा है तो इमीटर करंट क्या होगा, दोनों का सम होगा। अब जो थर्ड कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब अभी तक मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा था, अब मैंने यहां पर लिख दिया आगे एम्पलीफायर। इसका मतलब मेरा ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब वर्क करेगा, अब मैं ये देखना चाहता हूं। तो मैं एम्पलीफाई किसको करूंगा, किसी इनपुट एसी सिग्नल को ही तो एम्पलीफाई करूंगा। ये अगर देखो मैंने यहां तक अगर ये सिग्नल नहीं दिया, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बन चुका है। और मैं इसको आगे नाम लिख रहा हूं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मैंने एम्पलीफायर में क्या स्टडी किया था, जो लो लेवल, लो सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। तो यहां पर एम्पलीफाई करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक सिग्नल, एसी सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा।
और उस एसी सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन को मैं कहां पर चेक करूंगा, आउटपुट के अंदर। तो मेरे को सिर्फ आउटपुट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और आउटपुट की जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे को वो आउटपुट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आउटपुट सेक्शन के अंदर क्या लगा दिया, वोल्टेज किरचॉफ लॉ लगा दिया। और वोल्टेज किरचॉफ लॉ को जब हमने लगाया तो वो हमने कैसे लगाया, उस चीज को हमने कैलकुलेट किया। तो हम यहाँ पर वोल्टेज किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई KVL इन आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सर्किट के अंदर या आउटपुट सेक्शन के अंदर हम KVL अप्लाई कर देंगे। तो KVL अप्लाई करेंगे तो KVL क्या कहता है, मेरी ये तो मैं वोल्टेज जो दे रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू VCC, क्योंकि मैं तो VCC इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, और इस RL के थ्रू करंट कौन फ्लो कर रहा है, IC। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL कितनी होगी, IC इंटू RL, प्लस ये क्या, इसका क्या क्या होगा, यहां पे ड्रॉप होगी, और किसके अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर और बेस के अक्रॉस, इन दोनों के बीच, और वो कितनी होगी, VCB होगी। तो दिस, ये क्या होगी, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही तो होगी, दैट इज इक्वल टू VCB। तो यहां से हमें तो VCB चाहिए, तो VCB की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, VCB दैट इज इक्वल टू, इस फैक्टर को मैं इधर ले आया, VCC माइनस ICRL, और यहाँ पे VCC तो ये बाइसिंग सप्लाई है, ये मैंने फिक्स की हुई है, यहाँ पे ये वैरी नहीं होगी, ये फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब हम एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को स्टडी करते हैं। देखो मैंने सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के इनपुट सेक्शन को क्या बनाया हुआ है, फॉरवर्ड बायस बनाया हुआ है। फॉरवर्ड बायस बनाया हुआ है तो यहां से इस बायसिंग सप्लाई की हेल्प से बनाया हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू मैंने फिक्स की हुई है। यहां पर मेरे पास क्या क्या फिक्स है, VEE फिक्स है, और कौन फिक्स है, और VCC ये फिक्स है, ये मैंने फिक्स कर रखी हैं। अगर मैंने सपोज करो ये यहां पर इस इमीटर के पास नेगेटिव जा रहा है, यहां पर ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव सब मैं नेगेटिव कलेक्ट करके चलूंगा। मान लो यहां पर मैंने 12 वोल्ट दे रखी है यहां पर, और ये 12 नेगेटिव है क्योंकि यहां पर इमीटर को नेगेटिव दे रहा हूं मैं, और यहां पर ये भी मेरे पास सपोज करो ये इसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और इसकी वैल्यू 12 नहीं होगी क्योंकि ये बहुत कम होती है, 0.3 to 0.7 इतनी होगी। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए 12 ले रहा हूं। तो देखो अब मैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहा हूं इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिस भी सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हम करना चाहते हैं उस सिग्नल को हमें अप्लाई करना होगा इनपुट सेक्शन ऑफ दैट ट्रांजिस्टर। ये मैंने सिग्नल अप्लाई किया, और ये सिग्नल कैसा है, मेरा एसी सिग्नल है, और एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड, एसी सिग्नल की वोल्टेज, एसी सिग्नल के अंदर वोल्टेज क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और इससे आगे ये इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। और यहां पर मैं इसके सेंटर पॉइंट की ये बात करूं तो ये इस सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी कि ये इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, यानी कि यहां पर ये मैं फिक्स कर रहा हूं ये 10 वोल्ट है, और ये पॉजिटिव 10 है। इसका मतलब अगर मैं इस सिग्नल को अप्लाई करूंगा तो ये सिग्नल एकदम से 10 नहीं जाएगा, यहां पर सबसे पहले इतना पार्ट, पहले 0, फिर ये 2, फिर 4, ऐसे ये अप्लाई होगा। तो मैं इस सिग्नल के हर पार्ट को स्टडी करना चाहता हूं। इसका मतलब जैसे मैंने यहां इस पार्ट को स्टडी किया, इस पार्ट को, और यहां पर ये कितनी वोल्टेज है, सपोज करो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट अब इस सर्किट में अप्लाई हुई है।
पहले कितनी अप्लाई थी, पहले ये डीसी अप्लाई थी, तो ये जो 2 वोल्ट है इसमें जाकर ऐड होगी। तो पहले क्या दे रखा है, मैंने नेगेटिव दे रखा है, तो ये पहले 12 था, अब 2 प्लस इसमें जाकर ऐड हो गया, -12 के अंदर +2 ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ है, प्लस अगर नेगेटिव में ऐड होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। यानी कि ये क्या हो गया, देखो ये पहले इससे मैंने फॉरवर्ड बायस बना रखा था, जितनी ज्यादा नेगेटिव प्रोवाइड इमीटर को करूंगा उतना ही मोर फॉरवर्ड बायस बनेगा। अब इस नेगेटिव के अंदर इस पॉजिटिव को मैं जोड़ रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी वैल्यू कम होने की वजह से ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा, मोर एंड मोर फॉरवर्ड बायस होने की बजाय क्या होगा, लेस फॉरवर्ड बायस होगा। और लेस फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये क्या करेगा, कंडक्ट कम करेगा, और कम कंडक्ट करने की वजह से हमें पता है कलेक्टर करंट हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें कम मिलने से इस फैक्टर की वैल्यू अगर हमें कम मिलेगी तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये पूरा फैक्टर कम होगा तो ये तो फिक्स है। अगर मेरे को इस चीज की वैल्यू देखो, VCC यहां पर मैं अगर यहां पर ये बात करूं, VCC अगर 6 वोल्ट है, अगर ये फैक्टर मैं सपोज करूं ये 6 है, ये टोटल 6 है, तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू कम हुई है, इसकी वैल्यू सपोज करो पहले 2 थी तो पहले इसकी 4 थी, ये थी, अगर इसकी वैल्यू अब कम हो गई, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये वैल्यू कम हुई है तो इसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स है, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इस पार्ट के लिए जो पहले 2 वोल्ट था, तो आउटपुट के अंदर मेरे को ये क्या होकर मिलेगा, ये मेरे को इंक्रीज होकर मिलेगा। अब मैं अगले पार्ट को स्टडी करूं, सपोज करो मैं इस सिग्नल के इस पार्ट को स्टडी करूं, तो इस पार्ट को जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो सपोज करो ये 4 हो गया, अब ये 4 इसमें जाकर ऐड होगा, इसमें नेगेटिव में 4 ऐड होगा, तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और कम होने की वजह से ये इसके ऊपर नेगेटिव कम होगी, और नेगेटिव कम होने की वजह से ये इनपुट सेक्शन क्या करेगा, कम फॉरवर्ड बायस होगा, तो कम कंडक्ट करेगा, कम कंडक्ट होने की वजह से क्या होगा, कम कलेक्टर करंट होगा, कम कलेक्टर करंट होने की वजह से ये पूरा फैक्टर कम होगा, ये पूरा फैक्टर कम होने की वजह से ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये VCB प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस कलेक्टर बेस के एक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज को नोट कर रहा हूं, तो ये बढ़ेगी, तो ये बढ़ गई। इसका मतलब अब मैं अगर इस 10 के ऊपर देखूं, ये +10 ये -12, तो कितना बच गया, -2 ही तो बच गया। -2 होने की वजह से ये तो बहुत कम फॉरवर्ड बायस हो गया, बहुत कम कंडक्ट करेगा, बहुत कम कंडक्ट करने से बहुत कम कलेक्टर करंट होगा, बहुत कम कलेक्टर करंट होने की वजह से ये वाला फैक्टर तो बहुत कम हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हम यहां पर आ गए। अब मैं यहां से जब आगे चलूं तो यहां से अब ये वैल्यू फिर कम होना स्टार्ट हो गई, 10 के बजाय फिर क्या हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब अब 10 के कंपैरिजन में यहां पर देखूं तो ये वाला फैक्टर अब क्या करना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव बढ़ना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर मोर कंडक्ट होना स्टार्ट कर देगा, मोर फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर मोर कंडक्ट करेगा तो मोर क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। कलेक्टर करंट के बढ़ने से ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो ये फिर घटना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ऐसे इसके हर पार्ट के ऊपर ये ऐसे अब घटता आएगा ऐसे। इसका मतलब हमने क्या देखा, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के हर पार्ट को स्टडी करके देख लिया, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, इस AC इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के अगेंस्ट हमें क्या मिला, पॉजिटिव आउटपुट हाफ साइकिल हमें मिली। लेकिन वो कैसे मिले, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की एम्प्लीफाइड फॉर्म मिली, अभी हम बात करेंगे।
अब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लूं। अगर मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं। इस हाफ पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में बात करूं तो यहां पर ये नेगेटिव क्या कह रही है, ये नेगेटिव में ऐड हो रही है। नेगेटिव में ऐड होगी तो मोर नेगेटिव बनेगी, और ये इमीटर मोर नेगेटिव बनेगा। इमीटर मोर नेगेटिव बनने की वजह से इनपुट सेक्शन मोर फॉरवर्ड बायस बनेगा। मोर फॉरवर्ड बायस बनने की वजह से ये वाला सर्किट मोर कंडक्ट होगा। मोर कंडक्ट होने की वजह से मोर कलेक्टर करंट होगा। मोर कलेक्टर करंट होने से ये वाला फैक्टर बढ़ गया। ये वाला फैक्टर बढ़ने की वजह से ये तो कम हो गया ना, हम इसको कम ही तो करना चाहते हैं, ये कम हो गया और नेगेटिव साइड में चला गया। जैसे जैसे ये वाला बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये वाला पार्ट मोर एंड मोर कंडक्ट करता जाएगा, मोर एंड मोर फॉरवर्ड बायस होता जाएगा। मोर एंड मोर फॉरवर्ड बायस होने की वजह से मोर एंड मोर कलेक्टर करंट होगा। मोर एंड मोर कलेक्टर करंट होने की वजह से ये वाला फैक्टर ज्यादा होता जाएगा और ये वाला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहां से जब मैं ऊपर चलूंगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू फिर कम होना स्टार्ट कर देगी। ये कम होगी सिग्नल की, तो ये कम होगी तो ये इस ऐड होगी इसके अंदर जाकर, तो ये क्या होगी, ये वाला सेक्शन कम फॉरवर्ड बायस होता चलेगा। इस वैल्यू के ऊपर बढ़ेगी, तो दिस प्लस दिस कुछ वैल्यू कम होगी। कम होने की वजह से कम फॉरवर्ड बायस होगा, कम कंडक्ट करेगा, कम कलेक्टर करंट आएगा। कम कलेक्टर करंट की वजह से कम फैक्टर आएगा। कम फैक्टर आने की वजह से ये फैक्टर ये कम यहां पर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ऊपर ये नीचे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम घट रहा है, घटना की वजह से कम हो रहा है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर क्या स्टडी किया है, कोरस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। इस एसी इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर क्या स्टडी किया, हमें नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिली आउटपुट के अंदर और वो एम्पलीफाइड मिली। तो अब अगर मैं देखूं तो इस एम्पलीफायर का जो कंक्लूजन है वो क्या मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने ये देखा, पहली कंडीशन हमने क्या देखा, जो हमने एसी इनपुट सिग्नल दिया है वो आउटपुट के अंदर हमें एम्पलीफाई होकर मिला है। कितना एम्पलीफाई होकर मिला है, अगर मैंने इनपुट के अंदर सपोज करो इनपुट वोल्टेज जी दी, आई मैक्सिमम कितनी है, इसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है और आउटपुट के अंदर वी आउटपुट मैक्सिमम मेरे को सपोज करो 50 वोल्ट मिला, तो मेरे को क्या मिला है, ये वाला आउटपुट जो सिग्नल है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VOM इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5 टाइम ऑफ VIM लिख सकता हूं मैं ये। इसका मतलब मेरे पास क्या कंडीशंस आ गई, हमारे पास ये कंडीशन ये आ गई कि मेरे पास ये जो 5 है, ये आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल का कितना टाइम हो चुका है, 5 टाइम हो चुका है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सिग्नल ने क्या किया है, कुछ ना कुछ गेन किया है, और गेन किस में किया है, वोल्टेज में गेन किया है। तो इस 5 को मैं क्या नाम दे रहा हूं, गेन, और इस गेन को मैं किससे डिनोट करता हूं, 5, इसको यहां पर क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, इसमें गेन को किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा से या बीटा, अल्फा से इसमें डिनोट करेंगे। सबसे पहले करंट गेन को डिनोट करूं, यहां पे ये क्या हो गया, मैं लिख देता हूं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या बन गया, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही तो बना। तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने इस सर्किट से, इस एम्पलीफायर से क्या कंक्लूजन निकाला है। जो फर्स्ट कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, जो मेरा आउटपुट सिग्नल है और जो मेरा इनपुट सिग्नल है, दोनों सिग्नल किसके अंदर है, सेम फेज के अंदर है। ये फर्स्ट कंक्लूजन है। इसका मतलब यहां पर एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल एंड input signal both are in same phase in case of a common base transistor amplifier। सेकेंड जो कंक्लूजन है वो मेरा क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है,
इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मेरे पास वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो मैं अगर स्मॉल चेंज भी करूंगा इनपुट सिग्नल के अंदर, इनपुट सिग्नल के अंदर थोड़ा सा चेंज आउटपुट सिग्नल के अंदर वेरी लार्ज चेंज को लाएगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कलेक्टर बेस, मेरे को कलेक्टर बेस बोलना चाहिए, एक्रॉस आरएल नहीं बोलना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कलेक्टर बेस इज वेरी लार्ज, ये होगा। इसका मतलब सिग्नल इज टू बी गेट एम्पलीफाइड। तो इन अगर मैं पैरामीटर्स को स्टडी करता हूं तो जो सबसे पहला पैरामीटर आता है वो मेरा आता है करंट गेन का। और करंट गेन क्या होता है, दैट इज टू बी डिफाइंड एज, करंट गेन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से कॉमन बेस के अंदर। और करंट गेन क्या होता है मेरे पास, कलेक्टर करंट डिवाइडेड आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है मेरे पास, इमीटर करंट, इसको मैं लिख दूं आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। और मेरे को आउटपुट करंट, जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट का कितना मिलता है। अगर मैं देखो, अगर यहां पर मेरे पास इमीटर करंट 1 है तो आउटपुट में कितना मिलेगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू 0.95 इतनी मिलती है ऑफ इमीटर करंट की। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं करंट गेन निकालने की कोशिश करूं तो यहां पर 0.95 टाइम ऑफ IE अपॉन आई, ये इज इक्वल टू इतना फैक्टर आया है, ये फैक्टर है, यानी कि 95% मेरा फैक्टर करंट। अगर मैं इस सर्किट से करंट के एम्पलीफिकेशन को स्टडी कर रहा हूं तो ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितना एम्पलीफाई करके देगा, अगर मैं 100% दे रहा हूं तो 95 एम्पलीफिकेशन मिलेगा। यानी कि यहां पर तो कुछ सिग्नल क्या हो गया, अटेन्युएट हो गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो इस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को मैं करंट गेन के लिए यूज नहीं करता। ये मेरा फर्स्ट कंक्लूजन है। जो सेकंड कंक्लूजन है, आउटपुट में वोल्टेज गेन अगर निकालूं तो वोल्टेज गेन क्या बनती है, यहां पर हम वोल्टेज गेन को जब हमने स्टडी किया, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, जब हमने ये कैलकुलेट किए तो वोल्टेज गेन क्या होती है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट V आउटपुट अपॉन V इनपुट। और वोल्टेज क्या होती है, I इंटू आर। ये आउटपुट है तो आउटपुट वोल्टेज मेरे पास क्या होगी, आउटपुट करंट क्या है, VIR इंटू RL और IE मीटर करंट IE। और RL को मैं क्या लिख सकता हूं, लो आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहां पर IE इंटू RI। तो ये तो क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू करंट गेन। और ये क्या है, अल्फा, अल्फा टाइम R0 अपॉन RI। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस गेन, जैसे वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस गेन, अल्फा टाइम रेजिस्टेंस गेन। और मेरे को पता है, देखो आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इस केस के अंदर वोल्टेज गेन बहुत हाई मिलेगी, हमें लार्ज मिलेगी। इसका मतलब यहां पर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को मैं किस पर्पस के लिए यूज करूंगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद एक और फैक्टर आता है, पावर गेन। पावर गेन क्या होती है, हम जानते पावर गेन, तो पावर गेन क्या होगी, दैट इज इक्वल टू V इंटू आई होती है। तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर।
और पावर क्या होगी V इंटू आई, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, करंट गेन, और करंट गेन क्या है, अल्फा, और आउटपुट अपॉन इनपुट ये मेरे पास क्या हो गया, वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन क्या है, अल्फा इंटू आर नोट अपॉन आर आई, और ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन ये बन गया। अब यहां पर देखो, अगर रेजिस्टेंस गेन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है इनपुट की रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर अल्फा भी तो 2 टाइम आ गया, इसका मतलब ये फैक्टर कम होगा, ये तो फैक्टर कम होगा और ये फैक्टर ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर हाई नहीं बोल सकता, इसको क्या बोल सकता हूं, मॉडरेट बोल सकता हूं। तो पावर गेन इस केस में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर मॉडरेट आती है। इस एम्पलीफायर को मैं करंट गेन के लिए यूज नहीं करूंगा, वोल्टेज गेन के लिए इसको यूज करूंगा। तो ये था कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।